हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो सब कैसे हो आप सब? लगता तो ऐसे ही कि मजे में होंगे। पेपर नज़दीक आ रहे हैं, जैसे जैसे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है। तो हम भी कुछ आपके लिए करना चाहते हैं, तो आ गए वापस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का लेक्चर नंबर तो पहले ही होगा, ये तो आई थिंक है ना। हाँ, तो हम 12th क्लास केमिस्ट्री का लेसन नंबर 15, जिसका नाम है पॉलीमर्स, और जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुलक। और वैसे भी आप और हम तो हिंदी मीडियम के हैं, ठीक है। और जैसे जैसे पेपर नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे आपके दिलों की धड़कन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब उसको हम कम करने के लिए आ गए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलीमर्स के बारे में, ठीक है। पॉलीमर्स का जो भी अपने लेक्चर होंगे इन डिटेल, ठीक है, वो सब अपने पढ़ेंगे। जितना जितना मतलब जितना चाहिए होगा अपने को वो पढ़ लेंगे अपने, ठीक है। कोर्स कंप्लीट करेंगे, मतलब आपके 15 लेसन जो भी है बहुलक वाला, उसको हम इन डिटेल क्लियर करेंगे पूरा, ठीक है। जितना भी आपके टॉपिक्स है सारे लेंगे अपने, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं लेसन 15। तो मेरा नाम है राहुल प्रजापति, और आपका मेरा ब्यूटीफुल से चैनल एडवांस केमिस्ट्री। तो हमारे लेसन का नाम है बहुलक। बहुलक बोले तो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? पॉलीमर्स, ठीक है। अब शुरुआत में सबसे पहले बात आ जाती है कि यार ये पॉलीमर्स क्या होते हैं, ये बहुलक क्या होते हैं। तो पहले इन डिटेल इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बहुलक, तो बहुलक क्या होता है? बहुलक बोलो या इसको बोल सकते हैं अपने बच्चों वृहद अणु। वृहद अणु, क्योंकि इसमें बड़े बड़े समूह हैं। इसमें क्या होता है बच्चों? सबसे छोटे, अगर मैं डेफिनेशन लिखूं इसकी, तो सबसे छोटे तो नहीं, मतलब उस लेवल का, ठीक है, उस यौगिक होगा ना उसका सबसे छोटे या सरल अणु आपस में मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, जिसे बहुलक बोला जाता है, ठीक है। बहुलक, जिसे बहुलक कहा जाता है, जिसे बहुलक कहा जाता है। बहुलक बनने में भाग लेने वाले सरल अणुओं को क्या बोला जाता है? एकलक। एकलव्य नहीं एकलक बोला जाता है। अणुओं को एकलक कहा जाता है, तथा एकलक से बनने एकलक से बनने वाले बहुलक की क्रिया को क्या कहा जाता है? बहुलीकरण। बहुलीकरण कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? बहुलीकरण, ठीक है। समझे इस चीज को। अब यहां पर क्या होगा बच्चों? छोटी छोटी इकाइयां आपस में जुड़कर एक बड़ी संरचना का निर्माण करेगी, उसी को अपने क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं। अब छोटी इकाई से बड़ी इकाई का निर्माण, तो ये जो प्रोसेस लगा, प्रोसेस क्या चीज है? आपके पास में एक छोटी सी इकाई है, एकलक है आपके पास में, इससे आप क्या बना दें? बहुलक। बहुलक बना दें। तो जो भी प्रोसेस काम में लिया ना आपने रास्ता, तो इसको क्या बोलेंगे अपने? बहुलीकरण। इतना क्लियर है? तो बहुलक बच्चों को पता हो गया। जैसे अपने उदाहरण अपने घर में पढ़ा, आपकी दीवार होती है, ठीक है, आपकी ईंट क्या चीज है? एकलक हो गया, छोटी या सरल अणु हो गया, ठीक है। अब ये आपस में जुड़ जोड़कर क्या बनाएंगे? बड़ी संरचना। उस बड़ी संरचना को आप दीवार बोलते हो, अपने यहाँ क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हो। समझ गए इस चीज को, ठीक है। अब बात आती है कि बहुलक तो चलो हमने पढ़ लिया सर, बहुलक की परिभाषा आपने बहुत अच्छे से समझा दी, ठीक है। तो अब ये बात करते हैं कि बहुलक होते क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, बहुलक भी समझ लेते हैं, ठीक है।
तो इसको रफ करते हैं, जल्दी से लिख लो इसको। फिर ये आपका एकलक है कोई सा भी, इसको ये क्या चीज है अपने पास, एकलक है, इसको बोलते हैं, ये अपने पास इसको एथिन बोलते हैं बच्चों, एथिन। ठीक है, ये आपके पास में एकलक है। अब इसको आप क्या करोगे, इसको ऑक्सीकरण करोगे, ऑक्सीकरण या गर्म कर दोगे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर दिया आपने, O2 लगा दो। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपने इसको गर्म कर दिया। अब गर्म करने से क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, और कैसे बनेगा आपके, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर आपका ये कितनी इकाई हो गई, N इकाई हो गई। ठीक है, ये कितनी इकाई ली अपने ने, इसकी N इकाई ली, यूनिट्स ली। अब ये क्या हुआ, ब्रेक हो गया बच्चों। ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, एक इस कार्बन का एक इस कार्बन का, ये आराम से ब्रेक हुआ, एक इसके पास चल गया, वापस इसके पास चल गया, मतलब 2 हाथ मिलकर कहते हैं अलग अलग हो गए। अब दोनों को हाथ पकड़ लेगा किसी के साथ भी, जिसके साथ पकड़ेगा। ठीक है, जैसे पास मान लो आपके पास में एकलक इकाई है, आपके पास में पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ये इसको ये भी एकलक है बच्चों आपके पास में, और इसको क्या बोलते हैं, पॉलीवाइनिल, हाँ सॉरी पोली हटा दो, पोली तो बेचारा बाद में आएगा ना, वाइनिल क्लोराइड, सॉरी वाइनिल क्लोराइड है, वाइनिल क्लोराइड। अब वाइनिल क्लोराइड क्या होगा, गर्म होएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिससे क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, टूटेगा, हड्डियां टूटती वैसे टूटेगा। ठीक है, और ये आपका बन गया Cl, और ये N का ही, समझ गए इस चीज को। ठीक है, ये डबल बॉन्ड होते ना, अपने आगे सब में पढ़ेंगे, ये डबल बॉन्ड ही ब्रेक होंगे। अब टूटेंगे कैसे, या तो मुक्त मूलक के द्वारा, मुक्त मूलक जानते हो, फ्री रेडिकल, ठीक है, बराबर भागों में बढ़ जाएगा, या धनात्मक या ऋणात्मक, वो अपने आगे पढ़ेंगे। ठीक है, या तो धनात्मक के द्वारा नाभिक स्नेही होगा, ये भी हो सकता है, नाभिक या इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा, दोनों में से होगा, जो होगा क्या होगा, वो तो होके ही देगा। ठीक है, वो आगे पढ़ लेंगे इसको। जैसे बहुलक अपने देखते हैं, एकलक इकाइयां होती है ना आपके पास में, उनके बारे में देखना अपने को। ठीक है, एक, और ये आपका 2। ठीक है, ये आपका हो गई बहुलक, कौन सा आपके पास में, ठीक है, ये आपका हो गया एकलक इकाई, एकलक, और ये होता है आपका संरचना, उसकी संरचना कैसी हो गई। ठीक है, बहुलक की जो संरचना बनेगी वो कैसी होगी, वो देखना अपने को। सबसे इसमें फर्स्ट आता है बच्चों अपना पॉलीथीन। क्या आता है बच्चों, पॉलीथीन, इसको बोलते हैं पीई, क्या बोलते हैं, पीई, पॉलीथीन, एथिन। अब पॉलीथीन से अपने को लगता है एथिन, इसमें जो एकलक इकाई आती है बच्चों वो आपकी होती है एथीन, ये आता है CH2 डबल बॉन्ड, इसकी कितनी इकाई लेगी, N इकाई लेगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपकी एकलक इकाई है। अब इसमें क्या होता है, ये जो आपका डबल बॉन्ड है, इसको क्या करो आप, आधी लाओ, आधी का पता होता है ना, ब्लेड आधी, उसे खच खच काटते दो इसको। ठीक है, जिससे क्या होगा, ये बॉन्ड 2 भागों में टूट जाएगा। इसको अपने केमिस्ट्री की भाषा में बोले तो इसका समांश विघटन होगा। क्या होगा, समांश विघटन होगा, जिससे क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, मतलब डबल बॉन्ड में से एक सिंगल बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये आपका बन जाता है CH2 डैश CH2, और ये आपका बन गया N। क्लियर है कितना। ठीक है, क्या बन गया, एक बॉन्ड इसके पास चल गया, एक इसके पास चल गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये किसी के साथ भी बंध बना सकता है, वो वाला भी किसी के साथ में आपके बंध बना सकता है। ठीक है, और N इकाइयां इसकी, इसको बोलते हैं बच्चों पॉलीथीन। पॉलीथीन में क्या होगा, एक इकाई वापस आएगी इसके पास, वापस के पास में जुड़ सकती हो, आगे अपने देख लेंगे इसको। ठीक है, दूसरा आता है बच्चों इसमें अपना पॉलीप्रोपीन, पॉलीप्रोपीन आता है, इसको बोलते हैं पीपी। ठीक है, इसको बोलते हैं पीपी, पीपी गाड़ी की नहीं होती, ठीक है ना। ये आपका N, और ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, ये आपका CH3।
ये आपका हो गया क्या है, प्रोपीन। ये प्रोपीन होता है। अब क्या करोगे इसमें, सिंपल सा बात, ये डबल बॉन्ड है। आप सबको जानते हो डबल बॉन्ड मंजिले होते हैं, घूमने की इच्छा रखते हैं बेचारे, इधर से उधर उधर से उधर। तो ये बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, ठीक है। या तो ये बॉन्ड डिफ्यूज हो गया, एक आपका CH2 सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और एक आपका हो गया CH, ये एक सिंगल, और इसके ऊपर क्या लग गया आपका CH3 ग्रुप लग गया, और ये N इकाई हुई। समझ गए इस चीज को, ठीक है। ये क्या किया आपने, डबल बॉन्ड को एक इधर की साइड में कर दिया। अब कोई सी भी इकाई आएगी ना ऐसी सेम टू सेम, तो ये क्या करेगा, ये कोई सी भी है, डिफरेंट भी आ सकती है, तो ये ऐसा कैसा अटैच हो जाएगा आगे की साइड में, ठीक है। तीसरा हमारा आता है बच्चों इसमें पोली स्टाइरीन, पोलीस्टाइरीन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पान बोलते हैं बच्चों, पान, ठीक है, सॉरी, ठीक है। ये अपना हो गया क्या चीज है, पोलीस्टाइरीन। अब पोलीस्टाइरीन में क्या होता है बच्चों, ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, इस CH के ऊपर CH3 की जगह क्या लग जाता है आपका C6H5, क्या लग जाता है C6H5, और साथ में आपकी कितनी इकाई ले दो, N इकाई ले दो। CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5, इसकी कितनी इकाई ले दो, इकाई मतलब यूनिट्स कितने ले, N यूनिट्स लिए अपने। अब क्या होता है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, तो इसके बाद में क्या होगा, ये आपका एक डैश CH2 सिंगल CH, ये आपका C6H5, और ये कितनी इकाई होगी इसकी, ये N इकाई होगी। समझ गए इस चीज को। बस अपने क्या कि ये डबल बॉन्ड है ना, एक इस साइड में लेके एक इस साइड, ये इलेक्ट्रॉन है। अगर निकालने के बाद समझो ना, बात समझो, आपने इसको ऐसे समझ लेते हैं, ये आपका CH2 है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड, ये CH, ये CH। समझने की बात बता रहा हूं आपको मैं, कहीं कंफ्यूजन की सही कैसे ब्रेक होगा ये देख लो। ये आपके पास अगर मैं इनको हटा के ये दिखाऊं आपको, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, ये ठीक है, डॉट है आपके पास में। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में दिखाऊं तो ये देखो, ये देखो, ये आपके एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या होगा, ये बॉन्ड बन गया, ठीक है। कार्बन के वैलेंसी कंप्लीट है, दो हाइड्रोजन के द्वारा कार्बन 4 बंद बना सकता है, दो तो हाइड्रोजन के द्वारा दो ये बने हुए हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या होता है, ये ब्रेक होता है, ठीक है। अब इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन, ये एक बंदे टूट गया, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाते हैं, ये, ठीक है। अब ये क्या करता है, यहां से किसी के साथ में बंद बना सकता है। इतना क्लियर अब तो, ये अपने को ब्रेक करना है, ठीक है, तोड़ना है बंदों को। समझ गए अब तो, इतनी सी बात है, समझ जाओ, ठीक है। अब आता है बच्चों चौथा पॉइंट अपना, चौथा इसमें आता है आपका पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं बच्चों PVC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, वाइनिल क्या होता है बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके ऊपर Cl, ये आपका क्या चीज है, वाइनिल क्लोराइड आपके पास में। ये तो अपने ने लेसन 10 में पढ़ा है, ठीक है, अल्कोहल में लेसन 10 में एल्किल हैलाइड में अपने ने पढ़ा था ये अच्छे से, वाइनिल क्लोराइड क्या होता है। अब इसमें से ये ब्रेक होगा, तो ये क्या होगा, एक CH2 एक सिंगल, फिर ये और ये Cl आपका आ गया, और इसकी कितनी इकाई है अपने पास में, N इकाई। ऐसी N इकाई आपस में जुड़ जुड़ कर दस्ता बनाएगी, जैसे राम सेतु का बना था ना, एक पत्थर मिला के राम सेतु बन गया, वैसे ही यहाँ पर अपने क्या करेंगे, एक इकाई, एक दूसरी इकाई, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी इकाई करके अमेरिका तक रास्ता बनाएंगे, वहां से पैदल चलेंगे उसके ऊपर, है ना, ठीक है। तो ये पांचवा, अब पांचवा पोली एक्रिलो नाइट्राइल, पोली एक्रिलो नाइट्राइल। अब ये क्या बना हो गया, पोली एक्रिलो, तो ये N, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, ये लग गया CN, पोली एक्रिलो नाइट्राइल, ठीक है। ये तो N इकाई है, जब भी पोली एक्रिलो नाइट्राइल बनेगा उसकी N इकाई है, ठीक है, एकलक है अपने पास में, ठीक है। अब इसकी पोली N इकाई कैसे हो गई, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ये एक,
ये सिंगल, ये आपका Cn लग गया, ये कितनी इकाई होगी n। समझ गए इस चीज को। ये बॉन्ड ये वैसे भी जुड़ सकता है वो आगे तक भी। अब अपने पास में छठा बचा। अब 666 क्या है बच्चों अपने पास में, नाइलॉन 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 6। ये नाइलॉन 6 क्या होती है बच्चों, इसकी इकाई होती है ना कैप्रोलैक्टम होती है। कैप्रोलैक्टम क्या होती है बच्चों, कैप्रोलैक्टम होती है। कैप्रोलैक्टम क्या होता है बच्चों, ये देखो, ये डबल बॉन्ड C, फिर आपके पास में N, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर आपका CH2, और ये आपका ये इकाई होती है, ठीक है। और इसके पास में एक हाइड्रोजन है। समझ गए इस चीज को। इसको बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। ये सी संरचना होती है। अब क्या होता है, जैसे ही इसको उबालोगे, गर्म करोगे, ठीक है, एसिडिफिकेशन में, तो ये क्या होता है, टूट जाती है। टूटने के बाद ये कहां से टूटेगी, यहां से ब्रेक होती है। ब्रेक होने के बाद अपने को क्या मिलता है, NHCH2। इसकी कितनी इकाई है, 1 2 3 4, और आपके पास में आता है C डबल बॉन्ड O, ठीक है। या तो इसको ऐसे बनाओ या इसको ऐसे बना लो, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर फ्री हो गया, ठीक है। और इसको क्या बोल दिया, N इकाई हो गई इसकी। समझ गए इस चीज को। अपने ने ये होता है कैप्रोलैक्टम, ऐसा मिलता है आपको, ठीक है, श्रृंखला में, वले इसमें वले में मिलता है चक्रीय रूप में। फिर अपने क्या करते हैं, इसको अलग कर देते हैं गर्म करके। हीट करोगे तो ये क्या होगा, ये बंद टूटेगा, तो एक बंद किसी और के साथ लगा सकता है और ये दूसरा वाला किसी और के साथ में जुड़ सकता है। इतना क्लियर है। अब आता है सातवां बच्चों इसमें अपने पास में नाइलॉन। इसका बड़ा भैया आता है नाइलॉन 66, ठीक है। नाइलॉन 66 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपना, एग्जाम में आपसे बहुत पूछा जाता है। नाइलॉन 66 की जो भी एकलक इकाई होगी वो क्या चीज होती है। अब नाइलॉन 66 की एकलक इकाई क्या होती है बच्चों, ध्यान से देखना। एक तो होता है आपका एडीपिक अम्ल, एडीपिक अम्ल। दूसरा होता है बच्चों आपका 1,6 हेक्सा, या तो ये बोल सकते हो, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1,6 डाई एमीन हेक्सेन, ठीक है, 1,6 डाई एमीन हेक्सेन बोलो, ठीक है। अब देखो एडीपी अम्ल में क्या होगा आपका, ये आपका एडीपी अम्ल कैसे क्या होता है, COOH CH2 4 COOH। ये आपका क्या होता है, एडीपी अम्ल होता है, जिसमें 4 कार्बन होते हैं और 2 COOH समूह लगा रहता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल लगा होता है, साथ में आपके पास 1,6 मतलब NH2, ये आपका CH2, ये 6, ये NH2, 1,6 डाई एमीन हेक्सेन हो गया आपके पास में, ठीक है। 1 और 6 पोजीशन में आपके एमीन ग्रुप लगे होते हैं, ठीक है। एडीपिक अम्ल प्लस 1,6 डाई एमीन हेक्सेन का आपका ये होता है क्या चीज, एकलक इकाई नाइलॉन 66 की। अब ये जुड़ते हैं क्या है बच्चों, यहां से हाइड्रोजन H2 और यहां से आपके क्या लग जाता है, मतलब यहां से एक H, यहां से OH, आपस में लेकर ये क्या बनाएंगे H2 और क्या बना देंगे आपके सामने देखिए, ये मिलता है आपको CO CH2 4 और आपको मिला C डबल बॉन्ड O, ये NH, ये CH2 6, ये NH, ठीक है, ये मिला आपको। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये H ये OH आपस में फ्री हो गए, निकल के किसके रूप में, H2 के रूप में निकल गए। अब यहाँ क्या हुआ, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कोई OH है, इसी OH के पास से जुड़ेगा, यहाँ पर कोई इकाई आएगी इसकी एमीन की, तो ये क्या जुड़ेगा तो वापस यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, H निकल जाएगा, H2 निकल गया, ठीक है। वैसे ही अपने ने यहाँ पर भी अलग कर दिया, कोई ना कोई तो जुड़ेगा आगे साइड में, उसके हाथ पकड़ कर भी चलना है, खाली हाथ है उसका, खाली हाथ पकड़ेगा कोई भी पकड़ लेगा उसका हाथ, ठीक है। खाली हाथ को तो कोई भी उठा के लिया जाता है ना, सही है ना, सही है। तो बात समझो, ये कितना क्लियर है। पहला अपना पॉलीथीन आ गया, पॉलीथीन में एकलक इकाई क्या होती है आपके, एथीन होता है, एथीन में से एक बॉन्ड टूटा, इसकी संरचना हो गई पॉलीथीन। अब ये क्या करेंगे, वापिस जुड़ते जाएंगे। पॉलीप्रोपीन होता है, पीपी बोलते हैं इसको। अब इसको क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3 लगा होता है आपका, ठीक है। अब ये बॉन्ड टूटेगा, वापिस से संरचना मिल गई। पॉलीस्टाइरीन क्या होता है, C6H5 लगा होता है आपके,
CH3 की जगह C6H5 लग गया आपका, ठीक है। ये बॉन्ड टूटा, एक इधर एक इधर। अब कितनी भी इकाई आएगी ना, इकाई समझो यार कैसे, आप समझ रहे हो क्या? देखो इकाई ये है अपने पास में, अब इसी के एक और वापस ला के रख दूं मैं, तो क्या ला के रखूंगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, ये आपका Cl, ठीक है। अब क्या करोगे आप लोग? ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, तो ये ब्रेक कर दिया, और ये अब ये क्या है, ये आपस में जुड़ गया। समझे? ये चीज बोल रहा हूं मैं, इसकी एन इकाई आपस में इतने सारे जुड़ते जाएगी और श्रृंखला का निर्माण कर लेगी, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? ये चीज है अपने पास में, नोट कर लो इसको। और नाइलॉन 6 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाइलॉन 6 अब नाइलॉन 6 ये पूछा आता है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसके बारे में। एक तो क्वेश्चन क्या होता है नाइलॉन 6 में, एक लग इकाई क्या होती है? एडीपी का मतलब 1,6 डाई एमीन हेक्सेन हो गया, ठीक है। अब हेक्सेन इसको ऐसे बोल सकते हैं, हेक्सेन 1,6 डाई एमीन बोल सकता है, ठीक है। 1,6 डाई एमीन हेक्सेन बोले, ये हेक्सेन 1,6 डाई एमीन बोल सकता हूँ, ठीक है। संरचना में अपने को पता चल गया। अब पूछा जाता है कि नाइलॉन 6 में 6 क्या है? ये जो 6 क्या होती है, ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन कि नाइलॉन 6 में ये 6 क्या होती है। तो ये बच्चों आपको कार्बन की संख्या बताता है। ये देखो इसमें भी 6 कार्बन, इसमें 4, एक 5 और एक 6, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है ना जो अपने पास में, तो हम उसका भी कार्बन श्रृंखला में ऐड करते हैं। अगर श्रृंखला से बाहर आ रहा है, बाहर लटक रहा है, ठीक है, तो उसको नहीं गिना जाता, ठीक है। अगर श्रृंखला के अंदर आ रहा है तो गिन लेंगे, और श्रृंखला के बाहर आ रहा है तो उसको नहीं गिनते, ठीक है। ये तो IUPAC में अपने ना अच्छे से देख रखा है, ये तो अपने कोचिंगों में पढ़ रखा होगा, आप जहाँ पढ़ते हो तो वहाँ पर आपने देख रखा होगा इसीलिए, ठीक है। तो इसको फटाफट नोट कर लो, 1 2 3 4, ठीक है। अब आपने को पढ़ना है यहाँ पर बहुलक का वर्गीकरण, ठीक है। पहले लिख चुका हूँ मैं, स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि PPT बना के, ठीक है। तो बहुलक का वर्गीकरण में अपने को पढ़ना है कि बहुलक का वर्गीकरण कैसे हुआ, वो सब देखना है। सबसे पहले आता है उद्गम या स्रोत के आधार पर, जहां से मिले हैं या जहां से इनकी उत्पत्ति हुई है, उसके आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है प्राकृतिक बहुलक, वे बहुलक जो प्रकृति जैसे पेड़ पौधे जंतुओं से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। मतलब जिसका अपने उत्पन्न नहीं कर सकते, न प्रयोगशाला में न अपने बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अपने घर में बनाने लग गया बहुलक, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। तो ये वो बहुलक होते हैं जो प्रकृति से निर्मित होते हैं, ठीक है, प्रकृति में अपने आप बन जाते हैं। वे बहुलक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। जैसे स्टार्च हो गया, प्रोटीन, प्रोटीन अपने को मिल जाता है, सेल्यूलोज हो गया, रबड़ हो गया, रबड़ पेड़ के से मिलता है, DNA RNA ये अपने आप बनते हैं, ठीक है। संश्लेषित बहुलक इसका सेकंड है, वे बहुलक जो प्रयोगशाला में या उद्योग में बनाए जाते हैं संश्लेषित बहुलक कहलाता है। नाम से पता चल रहा है कि संश्लेषित मतलब उनका संश्लेषण कर सकते हैं या बना सकते हैं उनको, ठीक है। जैसे पॉलिथीन, नायलॉन, बेकेलाइट एक्सेट्रा, इनको बनाया जा सकता है। अर्ध संश्लेषित बहुलक, अब ऐसे बहुलक भी होते हैं जो अपने प्रकृति से तो प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, क्या हो रहे हैं, प्रकृति से तो प्राप्त हो रहे हैं, पर अपने क्या करते हैं उसकी गुणवत्ता या उसको अच्छा स्टेबल या स्थायी बनाने के लिए, या उसकी और भी जो भी मजबूत होते हैं, ठीक है, उसमें और भी अपने कर सकते हैं, ठीक है। रसायन के द्वारा हो गया या प्रयोगशाला में अपने उसको और अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। वे बहुलक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं परंतु रासायनिक क्रिया द्वारा जिनके गुणों में सुधार किया जा सकता है और अधिक अच्छा बनाया जा सकता है, अर्ध संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं, ठीक है। अपने को मिला वो अच्छा नहीं था, अपने ने उसमें क्या मिला लिया, केमिकल मिला दिए, केमिकल मिलाने से क्या हो गया, उसकी गुणवत्ता में सुधार हो गया जो अपने काम आ गया, ठीक है। जैसे सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज नाइट्रेट, जैसे आपने देखा भी, इसका अच्छा उदाहरण आपको बताऊं, टायर होते हैं अपने, ठीक है। अब टायर जैसे गाड़ियों के टायर होते हैं, तो उनकी गुणवत्ता में सुधार कैसे होता है? जैसे आपने एक बार प्रयोग में लिया, ठीक है, आपने मटेरियल जो भी उसके मटेरियल्स होते हैं उनको मिलाने के बाद में आप टायर का निर्माण किया, तो उसकी स्टेबिलिटी या उसका कितना होगा, 2 साल या 3 साल में वो खराब हो जाएगा, ठीक है, 2 या 3 साल या 5 साल। अब देखा गया कि 5 साल, यार भाई 5 साल तो बहुत कम है, तो उसमें क्या किया, कुछ चेंज किया, ठीक है, रसायनों के द्वारा कुछ चेंज किया गया, ठीक है, उसके सिंथेसिस में या उसके निर्माण में चेंज किया, परिवर्तन किया, जिसकी वजह से उसकी गुणवत्ता में सुधार आया। सुधार आने से वो क्या हुआ, 5 साल की जगह 10 साल, तो अपना फायदा हुआ, ठीक है, वहां ये काम आता है अपने। अब दूसरा इसमें आता है बहुलक में एकलकों के या संगठक इकाई के आधार पर वर्गीकरण। अब संगठक के इकाई के आधार पर, संगठन मतलब जिनसे इकाइयां बनी है ना, एकलक से मिलकर बने होते हैं, उनके आधार पर समबहुलक और सहबहुलक।
समबहुलक क्या होते हैं? वे बहुलक जो एक ही प्रकार की एकलक, जो एक ही प्रकार की आपके पास में इस बार क्या है, एक ही प्रकार की एकलक इकाइयों के मिलने से बनती है, समबहुलक कहलाते हैं। मतलब यहाँ पर इकाई एक ही होगी, परिवर्तन नहीं होगी। जैसे आपने पॉलीथीन का देखा था, पीवीसी का देखा था। पॉलीथीन में क्या देखा था आपने देखा था CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी एन इकाई ली थी। अब ये सारी इकाइयां आपस में जुड़ती जाएगी, ये समबहुलक का उदाहरण है। मतलब यहाँ पर इकाई समान है, ठीक है, एक इकाई ली। दूसरा, जैसे आपने 9th क्लास के बच्चे होते हैं आपके, तो आपने 9th क्लास की एक लाइन लगा ली, तो उसमें 9th क्लास के बच्चे हैं बस, ठीक है, ये अपने को समझना है। ऐसे सहबहुलक क्या होगा? अब उस 9th क्लास की लाइन में आपने क्या कर दिया, कुछ बच्चों को हटा के 9th क्लास के उसमें 8th क्लास के जोड़ दिए, 10th क्लास के भी लगा दिए, 7th क्लास के भी लगा दिए, ठीक है। वो उदाहरण किसका होगा? सहबहुलक का। और उसका वे बहुलक जो एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयों के, एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयों से बनते हैं, सहबहुलक कहलाते हैं। जैसे नाइलॉन 66, नाइलॉन 6 में आपने देखा था, क्या देखा था? हेक्सामेथिलीन डाइमीन या 1,6 डाइएमीन हेक्सेन, ये देखा था, ठीक है। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस एडिपिक अम्ल, ये दोनों इकाई अलग अलग है, ठीक है। इन दोनों के मिक्सअप से आपको क्या नाइलॉन 66 मिलता है, जो कि सहबहुलक का उदाहरण है। क्लियर है? का राइटिंग समझ में आ रही होगी, वैसे अच्छी है राइटिंग, ऐसा भी बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद में इसकी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, ठीक है, वहीं से देख लेना, तब तक नोट कर लो इसको फटाफट। तीसरा अपना बहुलक का वर्गीकरण में आता है संरचना के आधार पर वर्गीकरण। संरचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, रेखीय बहुलक, शाखित श्रृंखला बहुलक, त्रियक बंध या नेटवर्क बहुलक। रेखित बहुलक क्या होते हैं? वे बहुलक जिनमें एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेती है, ठीक है, जुड़कर सीधी और लंबी श्रृंखला बनाती है, तो इसे रेखीय बहुलक कहा जाता है। जैसे उच्च घनत्व पॉलीथीन और टेरेलिन, जैसे आपको देख, ये ऐसे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे, जैसे जुड़ेगा क्या है, जैसे आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH, फिर एक एकलक इकाई ये बनी, तो ऐसे ऐसे क्या करके जुड़ जुड़ के लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं, ये संरचना का निर्माण करते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है। अब लंबी श्रृंखला की वजह से क्या होता है, इनकी जो पैकिंग होती है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर में आपस में जुड़ेंगे, जुड़ने से इनकी पैकिंग मजबूत हो जाती है। पैकिंग क्या होगी? मजबूत होगी, और मजबूत होगी तो ये स्थायी हो जाते हैं, इनको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा था शाखित श्रृंखला बहुलक। वे बहुलक जिनमें एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर एक मुख्य श्रृंखला बना दी, जिससे भिन्न भिन्न लंबाई की पार्श्व शाखाएं, जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ एक सीधा, उसकी पार्श्व शाखाएं निकलती इधर से उधर, वैसे ही यहाँ होता है। वे बहुलक जिनमें एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर एक मुख्य श्रृंखला बनाती है, जिससे भिन्न भिन्न आएगा, भिन्न भिन्न लंबाई की पार्श्व शाखाएं निकली हुई रहती है, शाखित श्रृंखला बहुलक कहलाती है। क्लियर है इतना? कि मतलब लंबी कार्बन श्रृंखला होगी या संरचना होगी, ठीक है, मेन तो हो गई वो, उसके बाद में साइड से क्या आएंगे, पार्श्व शाखाएं निकलती रहेंगी, ठीक है। जैसे ये देख लो, निम्न घनत्व पॉलीथीन और ग्लाइकोजन एक्सेट्रा आपके त्रियक बंध या नेटवर्क बहुलक। अब इसमें क्या होगा, जो ये रेखीय बहुलक होते हैं ना, ये आपस में त्रियक बंध के द्वारा जुड़ जाएंगे, ठीक है। जैसे कैसे? वे बहुलक जिनमें रेखीय संरचना के मध्य त्रियक बंध पाए जाते हैं, जिससे वे कठोर कैसे हो जाता है, भंगुर अविलेशन हो जाएंगे। अविलेशन कैसे? क्योंकि बंध बन गए इसके बीच में। दृढ़ बहुलक, दृढ़ कैसे? एक दूसरे के पास चिपक गई, ठीक है, निर्माण करते हैं, जिससे त्रियक बंध बहुलक कहलाते हैं, ठीक है। ये अपने पढ़ लेंगे, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, पर अभी तो शॉर्ट में देख लो इन चीजों को, ठीक है। त्रियक बंध, शाखित श्रृंखला, रेखीय, नाम से पता चला, रेखीय बहुलक मतलब रेखा होगी लंबी सी, शाखित मतलब एक मेन रेखा होगी, उसके आसपास पार्श्व शाखाएं निकले रहेगी। और अपने त्रियक बंध क्या होगा, एक रेखीय, उसके बीच में क्या होगा, त्रियक बंध बन जाएगा, बंध के साथ जुड़ जाएंगे, जिससे वो कठोर हो जाएंगे, ठीक है। भंगुर मतलब थोड़ा सा लगाओगे टूट जाएंगे, उसके अविलय होंगे, और साथ में दृढ़ बहुलक कहलाएंगे, ठीक है। समझ गए इस चीज को? दृढ़ बहुलक मतलब उनके ताप पे थोड़ा सा कम होगा, टेम्परेचर का इफेक्ट ज्यादा कम नहीं होगा, ठीक है। इसको नोट कर लो फटाफट। बहुलक के वर्गीकरण में हमारा चौथा पॉइंट है आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण। ये 2 प्रकार से होता है, पहला प्रत्यास्थ बहुलक, दूसरा रेषीय, ठीक है। रेषीय बहुलक, प्रत्यास्थ बहुलक में क्या होता है, वे बहुलक जिनमें श्रृंखलाओं के मध्य दुर्बल अंतर आणविक आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके बंध द्वारा आपस में जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। तो खींचने पे खींचे जाते हैं, वापस जैसे ही छोड़ोगे वैसे ही वापस अपने स्थिति पे आ जाएंगे। इसका अच्छा सा उदाहरण आपके घर में ही है, इलास्टिक आपने देखी होगी, पजामा पहनते हो, ठीक है,
इलास्टिक है, तो इलास्टिक को आपने जैसे ही खींचा वो खींच गई, जैसे आप छोड़ोगे वैसे वापस आ गई। ठीक है, जैसे प्राकृतिक रबड़ हो गए ब्यूना एस और ब्यूना एन एक्सेट्रा। ठीक है, रेशे वे बहुलक जिनमें श्रृंखलाएं प्रबल अंतर आणविक बलों से जुड़ी हुई रहती है। अब मजबूत है, खींच ही नहीं सकते, क्रिस्टलों की भांति संकुलित होती है, रेशे कहलाते हैं, क्रिस्टलों के भांति संकुलित होते हैं। ठीक है, मजबूत पास पास है, क्रिस्टल के भांति संकुलित हो गए, इन्हें खींचने पर ये तन जाते हैं, तन नायलॉन टेरिलिन। अब इसका उदाहरण अच्छे से समझ सकते हो, आपके पास में पॉलीथीन है, तो पॉलीथीन क्या करते हैं, पॉलीथीन पकड़ो एकदम खींच दो, खींचने के बाद में क्या होता है, वो तन जाती है। ठीक है, एकदम से उसके प्रत्याश जो भी बल है वो सब क्या टूट गए, अब जिसकी वजह से वो तन गई और वैसे की वैसी अवस्था में। अब ऐसा नहीं कि वापस चिपक जाएगी, वो ऐसा कुछ भी नहीं होता, फट गई एक बार। जैसे अपने नायलॉन का तार होता है, जैसे आपने अभी मकर संक्रांति आ रही है, मंजा होता है आपके हाथ में नायलॉन का। ठीक है, जैसे उसका तो यूज करना ही नहीं चाहिए क्योंकि बेचारे के पंछियों के नुकसान होता है। ठीक है, पर पहले के टाइम में आपने देखा होगा खुद ने, तो नायलॉन का जो मंजा होता है उसको खींच दो, क्या होगा, वापस वैसा आता ही नहीं, खींचने के बाद में तन जाएगा। ठीक है, उसके जो भी बल है, बल से जुड़ा होता है अंतराणिक प्रबल अंतराणिक बल, वो टूट जाता है। ठीक है, उस नायलॉन और टेरिलिन आपने देख लिया। बहुलकों का तापमान की और व्यवहार के आधार पर, अब बहुलक पे तापमान के आधार पर भी देख लेते हैं, ताप सुगठीय बहुलक या ताप सुन्मय बहुलक और ताप दृढ़ बहुलक। ताप सुगठीय बहुलक क्या होते हैं, वे बहुलक जो गर्म करने में मुलायम हो जाते हैं, जिसे किसी भी डाल दो ढांचे में, सांचा बना के डाल दो, वैसा आकार ग्रहण कर लेगा। जैसे आप समझ सकते हो, इसमें बाल्टी, अपनी बाल्टी हो गया, पाइप हो गया, पाइप में क्या करोगे आप, जैसे उसको गर्म करोगे मुलायम हो जाएगा, मुलायम होने के बाद किसी भी आकार में डाल लो। जैसे अपने प्लास्टिक की बाल्टी है, उसको भी किसी आकार में पिघलाकर किसी भी आकार में डाल सकते हो। ठीक है, जैसे पॉलीथीन हो गया आपका, पीवीसी हो गए, चमड़े हो गए। ताप दृढ़ बहुलक वे बहुलक जिन्हें गर्म करने पर इनकी श्रृंखलाओं के बीच और अधिक संख्याओं में त्रिक बंध बन जाते हैं या क्रॉस बंध देखा आपने, जिससे ये और अधिक कठोर और अगलने अविलेयशील हो जाते हैं। ठीक है, इसका अच्छा सा उदाहरण भी आप देख रहे हो, आप तो इसका भी उदाहरण पॉलीथीन अपने देख सकते हैं। ठीक है, पॉलीथीन भी दो प्रकार की होगी। अब पॉलीथीन देख लो, है ना, पॉलीथीन देखने से क्या होगा बच्चों, देखना नहीं है, लाके मतलब लाना भी। ठीक है, पॉलीथीन क्या होता है बच्चों, जैसे ही आप उसको गर्म करोगे, टेम्परेचर आपने बढ़ाया, तो क्या होती है, इतनी सी पॉलीथीन पिचक जाती है, थोड़ी सी उसके अंदर बीच में क्रॉस बंद हो गए। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, अविलेयशील, पानी में मिलती नहीं है ना, उसका कुछ अब गल नहीं होता है, गला भी नहीं सकते उसको, आप गला सकते हो पॉलीथीन को, आप गला भी नहीं सकते, कितना भी उसका प्रेशर लगा तो गला नहीं सकते आप। ठीक है, पॉलीथीन दो प्रकार की होगी, कुछ पॉलीथीन ऐसी भी होती है कि जो गल जाती है, जिसको आप प्रेशर बहुत कम दोगे गल जाएगी, और कुछ ऐसी भी होगी जो 1000 या 2000 एटीएम का प्रेशर भी लगा दोगे तो भी कुछ भी नहीं। तो अपना लास्ट आता है इसमें वर्गीकरण के आधार पर, संश्लेषण विधि मतलब बनाते हैं उसके आधार पर देखना अपने, या बहुलीकरण। बहुलीकरण आपने देख लिया था कि एकलक इकाइयां बहुलक का निर्माण करती है, तो बहुलीकरण में देखते हैं, इसमें दो है, योगात्मक योगज बहुलक और संघनन बहुलक। योगात्मक योगज बहुलक क्या होते हैं बच्चों, देखो इसमें क्या होता है, जो भी बहुलक बनते हैं ना, इसमें एकलक इकाई आपस में जुड़ती है और बहुलक का निर्माण करती है, तो उसमें छोटे अणु जैसे NH3 H2 HCl का विलोप नहीं होता। ठीक है, बाहर नहीं निकलते, योगात्मक बहुलक कहलाते हैं, तथा योगात्मक बहुलक बनने की क्रिया योगात्मक बहुलीकरण कहलाती है। ठीक है, उदाहरण समझते हैं इसका, देखो जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन में अपने ने क्या किया था, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें एथिलीन है, आपके एथीन है, एथीन की N अणु ली अपने ने। ठीक है, एथीन की N इकाई ली, अब क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटेंगे, ये ब्रेक होगा, इकाई में टूटेगा, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 N, ये N। ठीक है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये एक इकाई अपने पास में आई, ठीक है, अब दूसरी इकाई इक्वल आई, ये लो, इसका भी ये मिला दिया, अब ये तीसरी इकाई आई तो ये लो। ठीक है, ऐसे करते 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 आपके पास लंबी एक श्रृंखला मिल जाएगी, बट लेकिन इसमें आपके ना तो H2 NH3 निकला, ना H2 निकला, ना HCl निकला। ठीक है, ये सब क्या आएंगे, योगात्मक बहुलक के उदाहरण है। ठीक है, जैसे आपके पास में पॉलीथीन हो गया, पॉलीवाइनिल, वाइनिल क्लोराइड आया था अपने पास में, है ना, PVC बोलते हैं जिसको। अब संघनन बहुलक में क्या होता है, इसमें आपका NH3 जब ये बनते हैं ना एकलक इकाइयों से, एकलक जैसे बात समझ लेते, उदाहरण के साथ समझाता हूं आपको इसको। जैसे आपके पास में नाइलॉन 66 आया था, नाइलॉन 66 की एकलक इकाई क्या होती है, ADP अम्ल, तो ADP अम्ल ये ना CH3
CH2 4, ये COOH। साथ में अपने ने क्या लिया था यहाँ पर, साथ में क्या लिया था हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, ये हेक्सा, ठीक है, इसको ऐसे बना लेते हैं H2 हेक्सामेथिलीन, ये हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का फॉर्मूला अपने पास में ये ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन एक OH ग्रुप यहां से निकलेगा, क्या निकलेगा, एक OH और यहां से हाइड्रोजन, मतलब COOH में से OH निकलेगा और एमीन में से क्या निकलेगा H, और क्या निकल जाएगा H2 बाहर निकल गया। अब जुड़ेगा तो क्या बनेगा, संरचना देखो OC CH2, ये 4, ये C डबल बॉन्ड O, ये आपका क्या है HN, ये CH2 6, ये आपका NH, ठीक है, इसके साथ में ये, इसके साथ में ये, दिख रहा है नीचे तक, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहां से विलोप किसका हुआ, H2 का, ये आपका बहुलक बन गया, ठीक है। अपने क्या लिखा, वे बहुलक जिनके बनते समय छोटे अणु जैसे अमोनिया हो गया, H2 हो गया और HCl हो गया का विलोप होता है, संगणन बहुलक कहलाते हैं, और संगणन बहुलक बनने की क्रिया संगणन बहुलीकरण कहलाती है, ठीक है। योगात्मक बहुलक उन एकलकों का होता है जिसमें क्या होती है, असंतृप्तता पाई जाती है, ठीक है, ये ना असंतृप्तता। और ये कैसे होते हैं, जिसमें क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं, क्रियात्मक समूह ये देख लो, COOH पाया जाता है, एमीन पाया जाता है, एक ले लो नाइट्रोजन ले लो, CN पाया जाएगा, उसमें स्टाइरिन ले लो, उसमें C6H5 पाया जाता है आपके पास में। तो ये क्रियात्मक समूह के लिए होता है, ये आपका असंतृप्तता होगी, ठीक है। डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, डबल बॉन्ड तो इसमें भी पाए जाएंगे, पर ये मेनली बोल देते हैं इसके बारे में अपने, इसमें क्रियात्मक समूह है, इसमें असंतृप्तता है बस। तीसरा आता है कि जितनी एकलक इकाइयां मिलकर बनी होती है ना, उनका मोलर द्रव्यमान, क्या बोला अपने ने, ये देख लो, योगात्मक बहुलक के अणुओं का मोलर द्रव्यमान उनके एकलक इकाइयों के द्रव्यमान का n गुना होता है। मतलब ये समझ लो, इसके बाद में जितनी आपने एकलक इकाइयां आपस में ली, ठीक, जोड़ जोड़ के आपने बहुलक का निर्माण कर लिया, तो बहुलक का मोलर द्रव्यमान उसकी जो एकलक इकाई है उसका n गुना होता है, ठीक है। जो आपके पास टोटल बहुलक है उसका जो मोलर द्रव्यमान होगा या उसके अणुसूत्र का जो द्रव्यमान होगा वह उसकी एकलक इकाई जिससे मिलकर बना हो उसका n गुना होगा, ठीक है। पर संगणन बहुलक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, आपने देख रखा, आपने एकलक इकाइयां अलग अलग लिए, ठीक है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, और इसका क्या ले लिया आपने, एडीपी कम ले लिया। अब इसका मोलर द्रव्यमान दोनों का अलग है, जब ये आपस में जुड़ते हैं तो इनका मोलर द्रव्यमान अलग हो जाता है, इसलिए अपने क्या बोलते हैं, इसका n गुना नहीं होगा, ठीक है। उदाहरण में नायलॉन टेरिलिन है, सबसे बड़े नायलॉन 66 में आपको एक अच्छा सा एक बात और बता देते हैं। नायलॉन 66 को अपने बोलते हैं एमाइड समूह भी बोलते हैं, एमाइड ग्रुप बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें एमाइड समूह देख लो, COOH, ठीक है, ये C डबल बॉन्ड है, ये तो राइट में से मेरी माशाल्लाह है, ठीक है। तो इसमें क्या एमाइड समूह उपस्थित है, C डबल बॉन्ड OHN, ठीक है। इस समूह को क्या बोलते हैं, अपने एमाइड समूह बोला जाता है। इसमें काफी मात्रा में आपको एमाइड मिलेगा। अगर बाई चांस आपके एग्जाम में पूछ लिया कोई एमाइड समूह का एक उदाहरण दे दो बहुलक का, ठीक है, एक बहुलक के जो एमाइड समूह हो वो उदाहरण दे दो, तो आपको नायलॉन 66 का देना है। अब एकलक इकाई पूछ ली जाता है, इसमें से सबकी बात याद रखना, एकलक इकाई सबकी याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। योगात्मक और संगणन बहुलक में जो डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंस से बहुत कम है, इतना मतलब ज्यादा नहीं है। पहले में क्या, पहली बात में लिखोगे कि जब भी एकलक इकाई आपस में जुड़ेगी, ठीक है, बहुलक का निर्माण होगा, तो छोटे अणु जैसे H2 NH3 HCl का विलोप नहीं होगा, पर इसमें विलोप होता है, ठीक है। ये असंतृप्त, उसमें असंतृप्त एकलक इकाइयों में पाया जाता है, ये क्रियात्मक समूह उसमें पाया जाएगा ये। इसके बाद में अपना थर्ड पॉइंट था कि जो भी बहुलक बनेगा उसका जो मोलर द्रव्यमान होगा उसकी n गुना किसकी होगी, एकलक इकाई होगा, जिनसे मिलकर मतलब उसके n गुना होगा। इसमें ऐसा नहीं होता। इसका उदाहरण पॉलीथीन ले लो, पॉलीवाइनिल ले लो, इसका टेट्रिन ले लो, और बेकेलाइट भी ले सकते हो, बेकेलाइट भी अपना, ठीक है। तो इसको नोट कर लो फटाफट। अब मिलते हैं फिर कल नए लेक्चर में। इसके बाद हम पढ़ेंगे योगात्मक बहुलक के बारे में। योगात्मक बहुलक जो अपने पढ़ा बहुलीकरण का, इसमें दो प्रकार की हो गई है, ठीक है, मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण और दूसरा होता है आयनिक योगात्मक बहुलीकरण, ठीक है। इसके बारे में कल देखते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।